अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सफ़ीरुल्लाह ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम बैठे हैं ब्लू विंग्स के ऑफ़िस में पेशावर में और हमारे साथ हैं कमर नसीम जो कि ब्लू विंग्स को हेड करते हैं और काफ़ी लंबे अरसे से कर रहे हैं। कितने अरसे से कर रहे हैं ये हम उनसे पूछेंगे और ख़ुद उनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि ब्लू विंग्स की क्या कहानी है और उनकी क्या कहानी है। नो मोर सीरीज़ का ये 5वां इंटरव्यू है। सो बात शुरू करते हैं। जनाब कमर नसीम साहब, वेलकम तो वैसे हमें होना चाहिए कि हम आपके बहुत शुक्रिया जी कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें मौका दिया कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें बात कर सकें। तो जनाब बात शुरू करते हैं। शुरू क्या करनी है, आप ज़रा अपने बारे में थोड़ा बताएं। आप कौन से इलाके से हैं और किस यहाँ तक का आपका जो डेवलपमेंट सेक्टर को ज्वाइन करने तक का सफ़र है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया सफ़ीर साहब। मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है और मैंने एक NGO को यानी जब मैंने ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल की और उसके बाद ऐसे नामसाइब हालात थे यानी वालिद के फ़ौत होने के बाद कि चूँकि मैं घर में बड़ा भाई था तो ये मेरी एक ज़िम्मेदारी भी थी कि घर को सपोर्ट किया जाए, तो मैं तालीम तो जारी आगे नहीं रख सका। लेकिन उस वक्त मैंने एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ज्वाइन किया, वेलफेयर एंड रिलीफ कमेटी, और उसमें एज जो कम्युनिटी आउटरीच वर्कर के तौर पर मैंने उस अपने कैरियर को स्टार्ट किया। उसके बाद एक और, ये कब की बात है जी? ये तकरीबन 1999 की बात है कि उस वक्त मैंने शुरू किया इस सफ़र को। और उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जो दोबारा अफ़गान पॉपुलेशन के साथ जो काम कर रही थी, जेंडर एंड सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस पर, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ से जो एक यानी ज़रूरत थी वो आहिस्ता आहिस्ता एक यानी एक ज़हनी रुझान और एक आपका जो एक इंटरेस्ट है वो वहाँ पे डेवलप हुआ। क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता था, मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करता था, वहाँ पर हमारे अपने भी बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं। हम बहुत सारे बाइसेस जो हैं वो काम तो कुछ और कर रहे होते हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन हमारे अपने पर्सनल बाइसेस वगैरह भी है जो हम कैरी करते हैं। तो वहाँ पर मुझे अपने पर्सनल बिलीव्स को और अपनी पर्सनल प्रैक्टिसेस को भी चैलेंज करने का मौका मिला, क्योंकि हम कम्युनिटी में जो बात कह रहे थे, कम्युनिटी को जो ना करने का कह रहे थे, कम्युनिटी को जिस तरफ इनकरेज कर रहे थे, वो अपनी ज़िंदगी में कितना काबिल अमल है, वो अपनी ज़िंदगी में उसका निफाज कितना ज़रूरी है। तो वहाँ से मेरा जो इंटरेस्ट है वो सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस और एक डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ जो है वो शुरू हुआ। और मैंने सबसे पहले अगर मैं सोचूं तो मैंने सबसे पहले जब बदलने का सोचा तो वो मेरी अपनी ज़ात थी और उसके ऊपर मैंने वर्कआउट किया। और उसके बाद जो मेरे करीबी दोस्त थे, जो कज़न्स थे, जो रिश्तेदार थे, मेरा अपना घर था, मैंने उनको बदलने की, उनकी सोच को बदलने की कोशिश की। एंड आई थॉट आई वाज वेरी सक्सेसफुल। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि, और वो आज तक यानी 20 साल गुजरने के बावजूद जो मेरी मेन मोटिवेशन है वो चेंज है, जो मैं ख़ुद अपनी ज़ात में और अपने से जुड़े जो लोग थे उनको ये अपने घर में ला सका। और मैं आज भी सोचता हूँ। और कोई एक दो एग्जांपल्स दे के ज़रा इसको जी बता सकते हैं आपकी अपनी ज़ात में क्या तब्दीली आई है? मेरी अपनी जो ज़ात के अंदर बेसिक तब्दीली ये थी, मुझे लगता है कि मैंने लोगों के हुकूक पर, लोगों की डिग्निटी और चॉइसेस पर बिलीव करना शुरू किया। और मुझे लगा कि अगर मैं घर में एक मर्द हूँ या कमाने वाला मर्द हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि घर के बाकी लोग, ख़वातीन मुझसे छोटे, तो वो मेरी मर्ज़ी के ताबे हों। पीपल कुड थिंक डिफरेंटली, दे आर फ्री टू मेक डिफरेंट चॉइसेस, बिल्कुल देयर ओन डिसाइड। और हमें उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हम गलत नहीं सोचते या जो हम ज़बरदस्ती मुसल्लत करते हैं उसके पीछे हमारी जो सोच होती है वो शायद नेगेटिव ना हो, लेकिन ये ज़रूर होता है कि हमें दूसरों की फ़ैसला साजी पर यकीन नहीं होता और हम समझते हैं कि शायद हम इनके लिए ज़्यादा बेहतर जो है फ़ैसला जो है वो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी कि जो अगर आप अपने ऊपर, जब आप ये जो पावर्स हैं, जो स्पेशली जो हमारे जेंडर्स के रेलेवेंट पावर्स हैं, आप उनमें से जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं तो यू फील लाइटर। तो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि लिबरेशन ऑफ वुमेन इज़ आल्सो लिबरेशन ऑफ मैन ऑल्सो, क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी
में मौजूद औरतें, चाहे वो बहन हो, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे वो बेटी हो, जब आप उनको लिबरेट करते हैं तो आप खुद भी एम्पावर होते हैं और आपको मदद जो है वो मैसर आती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस घर में मेरा घर चेंज हो सकता है, मेरे घर वालों की सोच तब्दील हो सकती है, तो शायद पाकिस्तान का हर घर जो है वो बदल सकने की अहलियत जो है वो रखता है। आज मेरी बहनें जो पावर एक्सरसाइज करती हैं, उनकी जो सिचुएशन है, शायद मेरी माँ या नानी या दादी उसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आज जो मेरी बेटी जो पावर एक्सरसाइज करती है, इवन मेरी बहन भी नहीं सोच सकती थी अपने बचपन में। तो आप जब लोगों को चॉइसेस देते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, और साथ ये कि कम्युनिकेशन, मैंने जो ये सीखा वो ये कि हमारे माशरे के अंदर, हमारे रिश्तों के अंदर और हमारे जो बेशतर मसाइल हैं वो इस वजह से हैं कि उनमें कम्युनिकेशन नहीं है। हमारे इदारों के दरमियान, हमारे घर के दरमियान और हमारे इवन फैमिलीज़ के दरमियान, रिश्तों के दरमियान हम शायद अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते और हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम तारीफ़ नहीं कर पाते, हम रीच आउट नहीं कर पाते। और जब भी हमने ऐसा किया, मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, चाहे वो हुकूमती लोग हों, चाहे वो उलमा हों, चाहे वो वकला हों, चाहे वो घर के लोग हों, जब भी आप कम्युनिकेशन बैरियर्स को कम अक्रॉस करते हैं और उनको ओवरकम करके लोगों के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, उनकी सुनते हैं, अपनी सुनाते हैं, तो यूजुअली वी रीच टू अ पॉइंट। और वो ज़रूरी नहीं है कि आपके मर्जी का हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई हल ज़रूर ज़िंदगी में जो है वो निकल कॉमन ग्राउंड निकल आता है। नाज़रीन, मेरे लिए भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात इनकी शख्सियत में ये थी कि ये मेरे साथ फेसबुक पे काफ़ी अरसे से एडिड हैं, तो बहुत डेवलपमेंट सेक्टर के बहुत से लोग एडिड हैं, और आम तौर पे ये देखा है कि जो लोग ख़वातीन के, बच्चों के हुकूक़ की बातें कर रहे हैं, उनके अपने फेसबुक पे उनकी अपनी ख़वातीन और उस बच्चों का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। वो अजीब एक लगता है कि वैक्यूम में रह रहे हैं, पता नहीं बाकी फैमिली उनकी कहाँ है। तो मेरे लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव एक बात ये थी कि इनकी बेगम भी फेसबुक पे हैं, उनकी भी बहुत सारे फ्रेंडशिप्स हैं, उनकी भी बहुत सारे फॉलोइंग है, इनके बच्चों की तस्वीरें, इनकी फैमिली लाइफ, यानी ये नज़र आता है कि जो कुछ ये कर रहे हैं या जो ये प्रीच कर रहे हैं वो वहाँ भी नज़र आता है कि इनकी अपनी ज़िंदगी में भी वो उस पर अमल हो रहा है, तो विच इज़ वेरी ग्रेट। और आई थिंक दैट इज़ वाई ही इज़ सो सक्सेसफुल इन लोगों को जो है तो कन्विंस करने में इतने कामयाब हैं। उसकी वजह शायद ये है कि जो बंदा खुद प्रैक्टिस कर रहा हो वो दूसरों को कन्विंस करने में ज़्यादा कामयाब रहता है। अच्छा, फिर ये आप ब्लू विंग्स में कैसे पहुँचे? जी, फिर ऐसा था कि हम बेसिकली, मी एंड माय वाइफ, वी बोथ कम फ्रॉम अ फैमिली जो कि ब्रेस्ट कैंसर अफेक्टेड फैमिलीज़ थी, और हमारे करीब में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी ज़िंदगियाँ इस वजह से चली गई क्योंकि वो इस बीमारी के मुतालिक या तो मालूमात नहीं रखते थे, या उससे रेलेवेंट जो स्टिग्मास हैं, या उससे रेलेवेंट जो आपको पता है कि एनीथिंग जो कि सेक्सुअलिटी से रेलेवेंट हो वो पाकिस्तान के अंदर कितनी मुश्किल हुआ करती है। तो हम भी वर ग्रुप ऑफ सपोर्टर्स, जब हम इकट्ठे हुए और हमने ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस जो है वो शुरू की कुछ दोस्तों ने मिलकर, तो हमें इंटरेस्टिंगली पता चला कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये सिर्फ एक मर्ज़ नहीं है, ये इट इज़ एन इशू ऑफ एम्पावरमेंट। ये तो खुद एक पॉलिटिकल इशू है, ये सिर्फ सेहत का इशू नहीं है, और सेहत का कोई इशू भी सेहत का इशू नहीं है, बल्कि वो बेसिकली एम्पावरमेंट के साथ जुड़े हुए इशू हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम, इसीलिए हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा, तो इसका नाम ब्लू वेन्स रखा। सो एक्चुअली 5 out of 7 people who founded Blue Veins actually died of breast cancer. और हमारे पास तो there are symptoms which you can see and there are symptoms which you can feel. जब भी जैसे दर्द को नहीं देख सकते, चोट को देख सकते हैं, तो जो ब्रेस्ट कैंसर के तीसरे स्टेज के अंदर उमूमन जो छाती के ऊपर ख़वातीन की जो वेन्स हैं ब्लू, वो काफ़ी एक जाल जो है वो नुमाया नज़र आता है। दैट इज़ हाउ बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इट्स अ वेरी अनयूजुअल नेम फॉर एन NGO, कोई डेवलपमेंट, कोई वेलफेयर, कोई सोसाइटी नहीं है, मतलब व्हाट डज ब्लू वेन्स मीन। तो उस वक्त हमने नहीं सोचा था, अभी इन ओनली स्टार्टेड टू वर्क
ऑन द इशू ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, और हमने उसमें बहुत सारा वॉलंटियर काम किया। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह हमें पता चला कि टैबूज़ हैं, हमें पता चला कि औरतों का अपने और अपने जिस्म पर इतना इख्तियार भी नहीं है कि वो सिर्फ एक मेमोग्राफी 5 साल बाद करवा लें। यह सेल्फ एग्जामिनेशन करना भी उनके लिए, यह छोटा सा पैम्फलेट जो हमें देते हैं जिसमें अपना माहाना ज़ाती मुआयना करने की हिदायत दर्ज है, वो उसको भी रखने या संभालने में घबराती हैं, और उनको उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा मसला है। और ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी में जो मर्द हैं उनसे इजाज़त लिए बगैर या उनको समझाए बगैर वो डॉक्टर के पास मुआयना के लिए भी चले जाएं। सो दैट इज़ वाई वी बिलीव, हमने स्टार्ट किया, फिर वो एम्पावरमेंट की तरफ आते चले गए। हमें पता चला कि इसके साथ वायलेंसेस जुड़े हुए हैं, इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन जुड़ी हुई है, इसके साथ चॉइसेस का मसला है। सो वी स्टार्टेड टू गेट बिगर एंड ब्रॉडर, और जो साथ जो बहुत सारे इशूज़ थे, फिर हमने बहुत सारा काम जो है वो ब्लू वेन्स में मर्दों के साथ शुरू किया, क्योंकि हमने ये देखा कि जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं वो या तो सिर्फ ख़वातीन के अंदर आगाही पैदा कर रहे हैं, या उनका टारगेट ग्रुप जो है वो सिर्फ ख़वातीन है। वेयर एज हमारा अपना ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम भी इसी माशरे की पैदावार है, यहीं पले बड़े हैं, इसी की प्रोडक्ट है। तो educating women without educating men in their life makes them often more miserable, more prone to कि वो उनके साथ वायलेंस हो सके, क्योंकि एक ऐसी औरत है जो अपने हुकूक को जानती है, जो अपना हक मांग रही है, लेकिन उसके साथ वो एक ऐसे मर्द के साथ रहने पर मजबूर है जो उसके हक, ना तो उसके हुकूक को तस्लीम करता है और ना ही वो हक उसको देने के ऊपर राजी है। तो वी स्टार्टेड टू वर्क विद मेन एंड बॉयज़, एंड वी थॉट के आदमियों को भी मैन नीड्स अ चांस टू, यानी क्योंकि जो एम्पावरमेंट का बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मॉडल हैं, हमने कहीं से सीखा नहीं है, लेकिन ये हमारी अपनी एक लोकल इंडिजिनस फाइंडिंग थी कि जब भी आप मर्द से ये कहते हैं कि आपसे बहुत सारे राइट्स आपने औरत के गज़ब कर रखे हैं और वो हम आपसे लेकर हमने औरत को देने हैं, तो ऑफन मैन फील वेरी ऑफेंडेड, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनसे कुछ चीज़ छीनी जा रही है। लेकिन जब हम मर्दों को बताते हैं कि बहुत सारा बोझ है उनके ऊपर, और जो वो इस पैट्रियार्की और इस जेंडर जो हमारी स्टीरियोटाइपिंग है या जो डायमेंशंस है उसके चक्कर में उसने अपने सर के ऊपर ले रखा है। तो जब आप बोझ उतारने की बात करते हैं तो यूजुअली एवरी ह्यूमन इज़ रेडी टू रिलीव कि मैं कुछ अपना वज़न जो है वो कम कर सकूँ। तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स इनिशियली वी इवन रन अ प्रोग्राम, इट्स अ स्मॉल नॉन फंडेड प्रोग्राम जो हमने इनिशियली यूएस गवर्नमेंट के साथ शुरू किया था। मूव हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, मैन ओवरकमिंग वायलेंस फॉर इक्वालिटी, और हमने कहा कि मर्दों को भी मौका मिलना चाहिए, दे शुड रिफ्लेक्ट बैक ऑन देयर बिहेवियर्स, देयर एंगर, और वो ये कि उनकी जो ये इश्यूज़ हैं वो न सिर्फ ये कि औरत को कैसे मुतासर करते हैं, माशरे को कैसे मुतासर करते हैं, बल्कि ख़ुद उनकी ज़ात को कैसे मुतासर करते हैं। और हमने मर्दों को बताया कि जब औरत घर छोड़ के जाती है तो जो सबसे पहला पता लगता है वो मर्द को ही लगता है, क्योंकि उसको 3 वक्त का खाना, अच्छा नाश्ता ट्रे में, इस्त्री हुए कपड़े, धुले हुए बर्तन, सजा हुआ घर, ये एक औरत की बदौलत ही नसीब होता है। तो जब ये चीज़ें उससे चली जाती हैं तो वो पोटेंशियल और जो औरत की कंट्रीब्यूशन थी वो भी उसको पता चलती है। और बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप देखें, हम वायलेंस के केसेस को मतलब ओवर द एयर्स कुछ पैटर्न्स बदले हैं, कुछ नहीं बदले। तो जब भी मेरे पास कोई वायलेंस का केस आता है तो मैं सोचता ये हूँ, जब उनसे पूछते हैं कि क्या बुरा लगता है आपको अपनी औरतों में, तो बहुत छोटी बातें मर्दों की तरफ से, इस्त्री नहीं करती, वक्त पे खाना नहीं देती, माँ के घर बहुत ज़्यादा जाती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। और अगर उनसे कहें कि अगर आप चाय बनाना सीख लें तो वो कहते हैं झगड़ा ही ख़त्म। अगर बेडरूम से टीवी बाहर चला जाए तो झगड़ा ही ख़त्म। अगर मैं थोड़ा सा तो, और हम यूजुअली मर्दों से पूछते हैं, इंटरेस्टिंगली अभी भी कुछ दिन पहले एक वर्कशॉप थी, मैंने उनसे कहा कि हम अपनी प्रोग्राम को शुरू यहाँ से करते हैं, तय कर लेते हैं कि औरतें सारी बहुत बुरी हैं। अब हम यहाँ से तय करके चल रहे हैं, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। ये बताइए कि आपको अपनी औरतों में कौन कौन सी चीज़ें बुरी लगती हैं। तो मर्दों ने लिस्ट खोल दिया कि ये बुरी लगती है मुझे, अपनी बीवी में ये बुरी लगती है मुझे, अपनी बहन में ये बात बुरी लगती है। तो जब हमने पूछा और आपकी औरतों को आप में क्या बात बुरी लगती है, तो मेजॉरिटी ऑफ देम वर क्लूलेस। उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी औरतों को उनमें क्या चीज़ें हैं जो पसंद नहीं है। तो हम वहाँ पर उनको इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के, देखिए कम्युनिकेट अगर आप करते और अगर आप कम्युनिकेट करेंगे, इसी तरीके से हम यूजुअली मर्दों से, लड़कों से पूछते हैं कि आपका एंगर मॉडल कौन है।
तो वो कभी सनी देओल का बताता है, कभी चच्चा का बताता है, कभी दादा का बताता है, कभी भाई का बताता है, वो मेरे दादा ऐसे गुस्से वाले में। किसी ने कभी चाची, मामी या दादी को अपने एंगर मॉडल के तौर पर नहीं बताया। सो यू नो वी डोंट गिव देम सॉल्यूशंस बट हेल्प देम कि क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो डेवलप कर सकें। गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, मतलब मेजॉरिटी मर्द हमें कहते हैं हम घरों से बाहर चले जाते हैं, सिनेमा देखने चले जाते हैं, दोस्तों के साथ चले, मतलब घर से बाहर चले जाते हैं। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी गुस्सा घर के अंदर ही आता है, और जब बाहर है तो वो बाहर का कोई एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं है आपके पास, या उसको रिवॉल्व करने का। तो ये जो सोच है, मुझे लगता है कि ये बहुत की है हमारे माशरे में चेंज में, कि हम मर्दों को भी और औरतों को भी उनके बिहेवियर्स पर रिफ्लेक्ट बैक करने का एक यानी कि एक मौका दें। तो अच्छा, और दूसरा ये भी कि ब्लू वेन्स के अंदर हम सिर्फ वही काम कर रहे हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यानी हम अंधाधुंध किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर वो हमारे काम से या हम जो हमारी चेन है उससे जुड़ा नहीं है तो वो हम उसकी तरफ नहीं जाते, क्योंकि आप हर चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते, इसलिए नहीं चले जाते क्योंकि वहाँ पर फंडिंग अवेलेबल है। बिल्कुल जो एक यूजुअली ट्रेंड है एनजीओज में हमें नज़र आता है। अच्छा, करंटली ब्लू विंग्स में क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये किस तरह का काम हो रहा है? हम अभी बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा जो हमारा काम है वो ये है कि हम मलाला फंड के साथ गर्ल्स सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 1.8 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिनका 64% लड़कियों पर मुश्तमिल। इसी तरह 75% बच्चे हमारे न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट में स्कूल नहीं जाते, और कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो 79% तक है। तो हमारा बुनियादी जो काम है वो कोई सर्विस डिलीवरी नहीं है, बट वी वर्क विद एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, कि स्पेंडिंग हो सके, यानी जो आपकी एलोकेशंस होती हैं उसके अगेंस्ट स्पेंडिंग को इम्प्रूव किया जाए, और बजट एलोकेशन को लड़कियों के लिए इम्प्रूव किया जाए। आई एम वेरी ग्लैड कि हमें इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए 3 साल हुए हैं, और 3 सालों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 70-30% रेशो के हिसाब से बजट एलोकेट किया है, यानी 70% लड़कियों के लिए और 30% लड़कों के लिए। तो वी वर एबल टू कम्युनिकेट। और सेकेंडली ये कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स आइसोलेशन में काम कर रहे थे, वी प्रोवाइडेड देम एन अपॉर्चुनिटी कि NHRI, सिविल सोसाइटी, लेजिस्लेटर्स, गवर्नमेंट के लोग, ये सब एक टेबल पर एक वक्त में बैठकर बात कर सकें, और वो बहुत सारी जगहों पर वहाँ पर अपनी गलतियों को भी एक्सप्लोर कर सकें। सिर्फ यही नहीं, क्योंकि हम यूजुअली बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं जब हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि लेजिस्लेटर्स काम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा, तो वी नो काइंड ऑफ टेल देम कि ये एक सोल्यूशन बेस्ड हमने रखा कंसल्टेटिव प्रोसेस, और उसका मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नतीजा बरामद हुआ इन टर्म्स ऑफ हमारी जो एलोकेशंस थी। आपको पता है स्पेंडिंग का एक ओवरऑल चैलेंज जो है वो मौजूद है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि स्पेंडिंग भी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन एलोकेशंस के हद तक। और दूसरा, हम जो ब्रिटिश कौंसिल का FCDO फंडेड प्रोजेक्ट है आवाज़ 2, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और आवाज़ 2 जो है वो बेसिकली हम 400 और पेशावर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर रहे हैं, और उसके जो की थेमेटिक एरियाज़ हैं वो GBV है, चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड लेबर है, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ और कॉन्फ्लिक्ट प्रिएम्पशन। तो इसके अंदर हमारे कम्युनिटी आउटरीच है, और जो रिसोर्सेस जो स्टेट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विस प्रोविजंस हैं उनके साथ उनको लिंक कर रहे हैं, और इसी तरीके से विलेज फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम, और फिर जो प्रोविंशियल फोरम है उसके थ्रू पॉलिसी रिफॉर्म की भी जो है वो बात कर रहे हैं। और फिर हमारे कुछ प्रोजेक्ट जो है वो ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर है। ये हमारा एक हम काम तो हमने ट्रांसजेंडर इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कहूँगा कि किया, लेकिन चूँकि हमें उस हवाले से पूरे पाकिस्तान में और ग्लोबली हमें रिकग्निशन बहुत ज़्यादा मिली। ट्रांसजेंडर का जो कानून आज मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, वी आर वेरी ग्लैड कि यानी वी वर द लीड ऑर्गेनाइजेशन जिसने इस आइडिया को इनिशिएट किया। UNDP ने हमें सपोर्ट किया। इस वक्त जो KP का कानून बन रहा है, हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसकी ज़िम्मेदारी भी उन्होंने हमें दी है। इसी तरीके से जो हमारे पास और उसके पॉलिसी वगैरह बन रही है। हमारी अपनी आपस के कुछ दोस्तों की ये बहस थी कि एक तो ये कि हम जिन दिनों को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो औरतों का दिन हो, चाहे वो लेबर्स की बात हो, चाहे वो, ये यूजुअली NGOized कॉन्सेप्ट नहीं थे बल्कि लोगों की तहरीकें थी। तो क्या कोई NGO लोगों की तहरीक आज ट्रिगर कर सकती है
क्या ये पॉसिबल है कि हम लोगों की, और एक फंडिंग ना होने के बावजूद, और क्या लोगों की इतनी कैपेसिटी हो सकती है कि वो अपने डेवलपमेंट के खुद इंचार्ज बन जाएं? और ये कि हम जब भी वायलेंस की बात कर रहे हैं तो हम जीबीवी में हमेशा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात कर रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली गुड कि हम ये ज़रूर करें, क्योंकि ख़वातीन पर ज़्यादा तशद्दुद हो, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन हम मर्दों पर भी तशद्दुद हो रहा है, मर्दों का मर्दों की तरफ से भी हो रहा है और औरतों की तरफ से भी यकीनन होता होगा। बहुत सारा ऐसा वायलेंस है जिसके बारे में बात नहीं की जाती। मसलन अगर हम यूजुअली कहते हैं कि हमारे यहाँ लड़कों का और एडल्ट लड़कों का रेप भी एक आम फिनोमेना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास किसी किस्म का कोई रिस्पांस मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। लड़कियां जब घर में मार खाती हैं या वायलेंस होता है तो उसके लिए लोगों का रिस्पांस अलग है, लेकिन अगर कोई शौहर अपनी बीवी से मार खाता है तो उसके लिए लोगों का रिस्पांस काफ़ी मज़ाहिया या एक तफन्नुन तो हो सकता है, लेकिन वो उसको वायलेंस के एम्बिट में नहीं देखते हैं। मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूँ कि हम बतौर लड़के अपने बाप, चचा और मामों से मार खाकर बड़े हुए हैं और रोज़ खाते थे, और हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि वो वायलेंस था, और हम आज भी उसको वायलेंस के एम्बिट में समझ देखने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें इस औरतों के इशूज से थोड़ा सा आगे बढ़कर भी सोचना पड़ेगा, जहाँ हालांकि ये इशू अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उनके लिए हमारे पास किसी किस्म का कोई रिस्पांस मौजूद नहीं है, और उनकी एक परसीव सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। लोग समझते हैं कि अगर ये ख्वाजा सराय है तो हम जेंट्स भी होगा, वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, लेकिन ख्वाजा सराओं के बारे में सोचते ही कुछ स्टीरियोटाइप्स हमारे जहन के अंदर आ जाते हैं। तो वी स्टार्टेड टू बिल्ड अ मूवमेंट। इट वाज अ चैलेंज एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमने 2-3 साल के अंदर एक मूवमेंट खड़ी कर दी। यानी पीपल वर ऑन द स्ट्रीट्स, पीपल वर होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल, और आज भी अगर आप देख लें तो आपको औरतों, मर्दों, बच्चों और तमाम वल्नरेबल मजदूरों, पीपल विद डिसेबिलिटीज में सबसे मुतहर्रिक ख्वाजा सरा नजर आते हैं। वो अपनी राइट्स को उन्होंने जाना भी और उन्होंने गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी किया, और वो निकले अपने हुकूक के लिए। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई, और वो सेल्फ लेड एक इनिशिएटिव है। मैं वही जो हमारी लर्निंग थी या जो हमारी जम्पशन थी कि वो पॉसिबल है, वो इसलिए पॉसिबल है कि आज तक भी, और हम जब पार्लियामेंटेरियन से सफ़ी भी बात करते हैं, यानी अभी हम चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 1-2 महीना में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ये कानून जो है वो आ रहा है। इससे पहले डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे थे। तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हमें कहते हैं कि हम रोज़ जाते हैं कम्युनिटी में, लेकिन हमें कोई खातून नहीं कहती कि घरेलू तशद्दुद के खात्मे का बिल लेकर आओ। वो लड़कियां कहाँ हैं जो चाइल्ड मैरिज को रोकना चाहती हैं? इसका मतलब ये है, तो हमने ये समझा, या सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात है तो फिर कुछ एनजीओज बात कर रही हैं, लेबर राइट्स की कुछ एनजीओज बात कर रही हैं, ख़वातीन की, वो औरतें, वो बच्चे, वो लोग जो मुतासरा हैं उस इशू के। इसका मतलब ये है कि हम उनको इस काबिल नहीं बना सके ओवर द ईयर्स कि वो अपनी तहरीक को खुद आगे लेके चलते, खुद आकर लेके चलते। तो हमने इससे जो चीज़ें सीखी वो यही है कि हम ओवर द ईयर्स नहीं रह सकते। फंडिंग बाउंड हैं, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वेयर एज जब लोग अपनी मूवमेंट को लीड करते हैं तो उनको हमारी हुकूमतें ज़्यादा सीरियस सुनती हैं। और हमेशा ऐसा हुआ है, आप देखें कि वो तमाम मामलात जिसमें सेल्फ लेड लोग सामने निकल कर आए, चाहे वो वकला की तहरीक हो, ख्वाजा सराओं की हो, या मजदूरों की किसी भी हद तक, उन पे तो गवर्नमेंट ने उनको दिया है। ये मतलब गवर्नमेंट इज फ्लेक्सिबल इनफ। उन पे ये इल्ज़ाम नहीं आता कि ये कोई एजेंडा लेकर आए, कहीं से एजेंडा आया है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपने चूंकि एजेंडा की बात की और ये हमें रोज़ सुनना पड़ता है अकाउंटेबिलिटी, ये अच्छी बात भी है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि हमेशा लोग कहते हैं कि ये वेस्ट का एजेंडा है, तो मैं उनसे हमेशा यही पूछता हूँ कि ईस्ट का एजेंडा क्या है? अगर तो वेस्ट का एजेंडा ये है कि लोगों को, औरतों को, बच्चों को, पिसे हुए तमाम तबकात को तालीम, रोज़गार, सेहत और इंसाफ मिले, तो मुझे मगरिब के एजेंडे के साथ खड़े होने में किसी किस्म की कोई शर्म नहीं है। मुझे कोई शर्म नहीं है। अगर ये मगरिब का एजेंडा है तो मैं बखुशी उस एजेंडा के साथ खड़ा हूँ जो लोगों को उसका हक देने की बात करता है, और यही बात हमारा माशरा भी करता है। लेकिन हमने चूंकि उसको एक अजीब बात है कि हक का सोचते ही हम मगरिब का सोचने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ आप समझते हैं कि शायद लोगों को हुकूक मिल रहे हैं। और बहुत सारी जगहों पर हम अभी, बल्कि आज सुबह ही हमारी एक
छोटी सी डिस्कशन थी, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि रेप जो है वो तो अमेरिका में वहाँ से ज़्यादा होते हैं, इस मुल्क में यहाँ से ज़्यादा होते हैं, तो ये कोई अनोखी बात तो नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है कि जब वहाँ रेप होता है तो सिस्टम किसके साथ खड़ा होता है। बिल्कुल। और हमारे मुल्क में जब रेप होता है तो सिस्टम किसके साथ खड़ा होता है। जब हम रेपिस्ट की तरफ उंगली उठाते हैं तो शायद मुल्क या बाकी जो इदारे हैं वो सोचते हैं कि हम जब रेपिस्ट को गाली देते हैं या रेपिस्ट की तरफ उंगली उठाते हैं तो वो उस उंगली को अपनी तरफ उठा हुआ क्यों महसूस करते हैं। चाहिए ये था कि जब किसी औरत के साथ रेप होता तो स्टेट समझती कि रिट ऑफ द स्टेट रेप हुई है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, इस लड़की के साथ ज्यादती नहीं हुई, इस बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई, स्टेट के साथ हुआ है ये, और वो उसको रिस्पॉन्ड करती। लेकिन समहाउ जो डेवलप हुआ है जो माशरा, और चूंकि वो एक पेट्रियार्कल माशरा था और चूंकि वो ऐसे लोगों के हाथ में था जो शायद औरतों के हुकूक पर या इन पर बिलीव नहीं करते थे, तो चैलेंज ये हुआ कि वो जब आप उनकी तरफ उंगली उठाते हैं तो वो उस उंगली को अपनी तरफ उठा हुआ जो है वो महसूस करते हैं। तो ये जो आपने एजेंडा की बात की, तो मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा उमूमन लोग कहते हैं कि औरतों को सबसे ज़्यादा हुकूक इस्लाम ने दिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का हक दिया है, इसका हक दिया है। हक देने से ज़्यादा ज़रूरी है हक का मिलना। अगर आप किसी के घर गैस का कनेक्शन दे दें, पानी का कनेक्शन दे दें और गैस और पानी ना दें, तो आपसे नहीं इस पर कन्वे कर सकते कि मैंने सबसे पहले तुम्हारे घर नल का लगाया था, मैंने सबसे पहले तुम्हारे घर गैस का। इस्लाम ने जो हमें हुकूक दिए हैं वो हमारी औरतों को मिलते क्यों नहीं है, इस पर एकेडमिक बहस ही नहीं हम कर सके कि अगर पसंद की शादी का हक दिया था, जायदाद में हिस्से का हक दिया था, दीगर हुकूक, तो फिर क्या वजह है कि जो हक इस्लाम ने दिए थे वो आज हम नहीं दे पा रहे, और ना ही उन पर हम मस्जिद और मेंबर से बात कर पा रहे हैं, और ना ही कोई हम एकेडमिक डिबेट इस पर कर पा रहे हैं कि जो चले हम कहते हैं वेस्ट के हुकूक को छोड़ दें और वही हक दे दें, इतना ही दे दें जो इस्लाम ने दिए हैं, क्योंकि वो काफ़ी से भी ज़्यादा है। तो फिर आप यकीन करें लोगों के पास और रीजंस, फिर वो कल्चर के ऊपर चले जाते हैं, कभी किसी चीज़ के ऊपर चले जाते हैं। तो हमारे अंदर एक जो चैलेंज है वो ये कि हम मज़हब को और अपनी ट्राइबल वैल्यूज़ को और अपने कल्चर को, उसमें से किसी के साथ भी मुखलिस नहीं है, उसमें से जो भी हमें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है हम यूजुअली उसको कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये बात कर रहे थे कि हम बजट बढ़वा रहे हैं और इस तरह के आप बहुत सारे काम कर रहे हैं। एक जो NGOs पे क्रिटिसिज्म आता है कि जी अच्छा फिर बातें ही कर रहे हैं, तो ये जो बातें करना है ये इसका क्या फ़ायदा है? एक क्योंकि ये वीडियो आम लोग भी देखेंगे तो देखिए, मुझे लगता है कि तमाम चीज़ों, तमाम मंसूबों और तमाम जो सर्विस प्रोविजंस हैं उन सब की इब्तिदा किसी न किसी वक्त बातों से ही होती है। और वो यकीनन कुछ लोग ज़रूरत की बात करते हैं, डिमांड की बात करते हैं, फिर वो कैसे हमारी जो असम्बलीज़ हैं, जो सबसे मुअज़्ज़ज़ फ्लोर हैं, चाहे वो सूबाई हों, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो नेशनल असम्बली, वहाँ सिर्फ बातें ही होती हैं, वहाँ किसी किस्म की सर्विसेज नहीं दी जाती है। इसका मतलब है कि इट हैज़ वैल्यू, बातों की वैल्यू है। और हम जो बातें करते हैं वो ये है कि वो यूजुअली हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सिविल सोसाइटी का एक बड़ा आसान सा रोल है वो ये कि जो हुकूक हमें हमारा आइन, हमारा कानून और हमारे मुल्क ने जो इंटरनेशनली एग्री किया हुआ है, हम उनसे सिर्फ यही दरख्वास्त करते हैं कि ये लोगों तक पहुँचा दें। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन हुकूक के बारे में इल्म नहीं है, तो डेफिनेटली उनको इस बारे में आगाह करते हैं। और इससे अच्छी, यानी आप अंदाज़ा करें, अगर आप आज भी किसी यूनिवर्सिटी पे, मैं तो बग़ैर पढ़ी लिखी गांव की औरत की बात ही नहीं करता, मैं तो अक्सर अपने दोस्तों को चैलेंज करता हूं कि आप पेशावर यूनिवर्सिटी चले जाएं, आप किसी और जगह पे चले जाएं, आप औरत से उसके बुनियादी हुकूक के बारे में पूछ लें, आप किसी पाकिस्तानी से उसके बुनियादी आइनी हुकूक के बारे में पूछ लें, वो उसको नहीं जानता। इसका मतलब ये है कि जब लोग अपने हुकूक को जानते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने हक को मांगने की भी और अच्छे तरीके से मांगने का जो है वो हक रखते हैं, और उससे रियासत की और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को ये हुकूक दे। तो ये इसकी अपनी वैल्यू है। अब बहुत सारे कवानीन इस गुफ्तगू के ज़रिए में बने, बहुत सारे ऐसे कवानीन जो कि हुकूक पर मबनी नहीं थे उनके अंदर तरमीम की गई हैं, बहुत सारे नई बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जैसे पहले सिर्फ शायद हुकूक की जब बात करते थे तो वही औरतों पर तशद्दुद, वही बच्चियों पर तशद्दुद, लेकिन अब लोग एनवायरमेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं,
अब लोग जो हैं वो उससे आगे के लेवल की राइट्स की बात जो है वो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लोगों के अंदर शऊर पैदा होना शुरू हुआ है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये सबके अंदर ये आ गए और हम नेक्स्ट लेवल पर चले गए, लेकिन एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो अगले लेवल ऑफ राइट्स की बात भी अब स्टेट के साथ या लोगों के साथ या आपस के अंदर भी लोगों ने उसको करना जो है वो शुरू किया, और ये सब बातों से ही मुमकिन हुआ है। हम सब जो कुछ बनते हैं, आज हम चाहे डॉक्टर हैं, आज चाहे हम इंजीनियर हैं, आज चाहे हम NGO के अंदर हैं, हुकूमत हैं, कुछ भी हैं, ये सब हमारे असातिज़ा की ज़रूरत है। और वो स्कूलों में हमारे साथ सिर्फ बात ही करते थे, वो हमें बातों से ही बताते और सिखाते थे। तो इसका मतलब है कि बातों की जो वैल्यू है, लेकिन उसके साथ साथ यकीनन हर ऑर्गेनाइजेशन सर्विस डिलीवरी नहीं करती, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस डिलीवरी भी करती हैं। रोड्स बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, पानी की सहूलियात दे रहे हैं, स्कूल की सहूलियात दे रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं। हमें जब बाज़ लोग इसी तरह कहते हैं कि आप ये क्यों नहीं करते, तो मैं उनसे अभी रिसेंटली हमारी एक न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट में एक मीटिंग थी और वहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि आप ये बातें तो कर रहे हैं लेकिन आप ये देते क्यों नहीं हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि हमारी मिसाल बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे आप रियाजी के उस्ताद से फ़लसफ़ा पढ़ाने की बात नहीं कर सकते, उसके लिए अपनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं। आप इस्लामियात के उस्ताद से केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लेने की बात नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं जानते। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में भी डॉक्टर्स जिस तरह होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ लोग कुछ इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं, कुछ हम महदूद इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं। तो जो सर्विस डिलीवरी में ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, माशाल्लाह वो पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, तो सर्विसेज भी दे रहे हैं। ठीक, अच्छा, बड़ा उम्दा आपकी ज़िंदगी का डेवलपमेंट सेक्टर में एक सफ़र है, और बहुत से लोग शायद आपसे इंस्पायर्ड होंगे, बहुत से लोग आपकी तरफ देखते होंगे, लेकिन ये ज़ाहिर है कि इतना स्मूथ नहीं होगा, इसमें बहुत से चैलेंजेस आए होंगे, बहुत मुश्किलात आई होंगी। तो कुछ थोड़ा सा हमें ये बताइए कि किस तरह की मुश्किलात आपके सामने आई और कैसे आपने उनको ओवरकम किया। देखिए, मुझे जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है कि शायद 20 साल में भी हल नहीं हो सका, वो ये कि एक तो सीखने के मौक़ों का फुकदान है। लोग सीखें कहाँ से, लोगों को पता कैसे चले। तो हम खुद यही था कि, और हमने जिस वक्त शुरू किया तो सीखने की सहूलियात और महदूद थी, इंटरनेट उस तरह आम नहीं था, गैजेट्स आम नहीं थे, तो लाइब्रेरियों में जाना पड़ता था, असातिज़ा के पास जाना पड़ता था जो NGO में काम करने वाले बड़े नाम थे, उनके पास जा कर पूछ कर, अंग्रेज़ी नहीं आती थी बिल्कुल, 2 लाइनें नहीं लिख सकते थे, 2 लाइनें नहीं बोल सकते थे। तो समझ आई कि ज़बान सीखनी पड़ेगी, लिखने की महारत हासिल करनी पड़ेगी, समझ बूझ और जो आपकी जो बायसेस हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, उनको एक साइड पे रखना पड़ेगा, रोल मॉडल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और सबसे ये कि आप चेंज की जो एक सोच है, यानी हम सोचते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन चेंज के एक फ़लसफ़े से जुड़ी हुई है। हमने अपना सफ़र आहिस्ता और आराम से तय किया, किसी के साथ हमारी कोई कंपटीशन, हमारा किसी के साथ किसी किस्म का कोई कंपटीशन नहीं है। हम जो करते हैं उसको अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, अपनी हमारी जो कामयाबियाँ हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारी नाकामियाँ हैं हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो उसी ने हमें सिखाने का जो अमल है वो जारी रखा। और हम 20 साल के अंदर कोई ऐसा वक्त नहीं रहा जब हम फारिग बैठे हों, या हम आउट ऑफ प्रोजेक्ट रहे हों, या हमें रिसोर्सेज के पीछे भागना पड़ा। और वो सिर्फ इसी वजह से मुमकिन हुआ क्योंकि हम जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी अपनी कैपेसिटी कितनी है। बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि आप लोग पाकिस्तान में क्यों नहीं एक्सपेंड करते, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बन जाते बाकी डिस्ट्रिक्ट में। तो हम यही सोचते हैं कि हम जितना कर रहे हैं, और जितने, मेरी अपनी एक लर्निंग थी, मैं एक आयरिश बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था, उनके साथ डबलिन में मेरी मुलाकात हुई और वो आदमियों के साथ एंगर मैनेजमेंट पे काम करते थे। उन्होंने हम मुझे बड़े फ़ख्र से बताया कि उनके 11 साल के बेनिफिशरीज 300 हैं। और मैं ये सोच रहा था कि भाई 300 तो हम घंटे में निकाल लेते हैं, ये घंटे 300 तो हम 2 दिन में निकाल लेते हैं, तो ये कैसे है कि 300, मतलब मेरे नज़दीक वो एक बहुत बुरी ऑर्गेनाइजेशन थी कि जिनके 11 साल में 300 लोगों के साथ काम किया, लेकिन उन्होंने 300 लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी। उन्होंने 300 लोगों की सोच, अफकार और पर्सनैलिटी, वो 300 घर, 300 फैमिलीज, 300 यूनिट, और वो पता नहीं उसका कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा।
तो हमने भी यही सोचा कि हम जो काम करें वो महदूद ज़रूर हो, लेकिन वो एक दूसरे से मरबूत हो। वो ऐसा ना हो कि बस हमने ये प्रोजेक्ट कर लिया और तो हम 20 साल से जो काम कर रहे हैं वो एक काम के ऊपर दूसरे काम को बिल्ड कर रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। एक्सेस टू रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा मसला है छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हम भी इससे गुजरे हैं। आपको पता है कि ना हम कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं कि हम वो कोई हमारे लिए बहुत फैंसी अच्छे डेवलपमेंट लैंग्वेज पर मबनी और इस तरह पेचीदा प्रपोजल्स जो हैं वो हमारे लिए डेवलप कर सकें या सिखा सकें। तो ख़ुद सीखने का अमल जो था इंटरनेट से पढ़कर, किताबों से पढ़कर, दूसरों के डॉक्यूमेंट से पढ़कर क्या होता है प्रोजेक्ट, क्या होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कैसे चलेगा ये मामला, एक्सेस टू फंडिंग्स कहाँ पर हैं, रिसोर्सेज कैसे हैं, हमें क्या क्या तब्दीलियाँ अपने अंदर एज एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या चीज़ें लानी होंगी, कहाँ कहाँ अपनी कैपेसिटीज़ जो हैं वो बिल्ड करनी होंगी। तो हमने इसको देखा और आज भी मैं कुछ दिन पहले एक ट्रेनिंग करवा रहा था, कुछ यूथ थे, तो मैंने उनसे यही कहा कि ये जो NGO का जो रिसोर्सेज का मसला है वो स्किल्स से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का है कि आपके पास इंफॉर्मेशंस नहीं है मेजॉरिटी लोगों के पास। और वही जो हम आपके बात पहले भी बात कर रहे थे कि जो आपका ग्रुप है और आप जो जिस तरीके से इंफॉर्मेशन हमारे पास आती हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम पास करते हैं। आप यकीन करें कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो बड़े ग्रुप्स में जाती है, यानी जो हम जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं तो अक्सर लोग हमसे पूछते भी हैं कि यूजुअली लोग हमें बताते नहीं हैं। यानी ये जब कोई कॉल फॉर प्रपोजल हम खुद भी उसको अप्लाई कर रहे होते हैं, बल्कि आज हमारे पास हमारे ऑफिस में एक पीपल विद डिसेबिलिटी थे तो और हम अभी जिस प्रपोजल पर काम कर रहे हैं वो उसी प्रपोजल पर काम कर रहे हैं और हमने उन्हें करीबन 9 से लेकर और 11 बजे तक का 12 बजे तक हम उनके साथ बैठकर उनका प्रपोजल रिफाइन करते रहे। तो हमने ये नहीं सोचा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमारे लिए ये तो एक कंपटीटर है या अगर इन्होंने विन कर लिया और यकीन करें बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे मुकाबले में बहुत सारे ऐसे लोगों ने उसको विन कर लिया कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये हमारे हाथ से जाकर और ये इन लोगों के पास मिल जाएगा जो हमसे शायद लेस एक्सपीरियंस थे, नए थे। लेकिन ऑफ कोर्स ये कोई क्या कहते हैं वो कि ये कोई उम्र नहीं है बल्कि जहन है विच मैटर्स। तो अब तो हमारे पास माशाल्लाह इतनी अच्छी समझदार यूथ है, इतने लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं। आप यकीन करें हमारे ऑफिस में काम करने वाले 70% लोग बहुत कामयाब NGOs चला रहे हैं और हमने उन्हें इजाज़त दी कि वो उसको हमारे ऑफिस से शुरू कर सकें। और मैं हमेशा अपने स्टाफ को कहता हूँ कि ब्लू वेंस जो है ये आपकी मंजिल नहीं हो सकता, ये यहाँ पर आप रुक नहीं सकते। हाँ, वी आर अ प्लेटफॉर्म, आप आएँ, सीखें एंड मूव फॉरवर्ड करें यहाँ से आप। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आज अपनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वो सम टाइम हमारे साथ एम्प्लॉय थे। तो हमने कभी इंफॉर्मेशन को हाइड करने की नहीं कोशिश की। मुझे बज़ाते खुद आई फील आई एम वेरी लकी कि मुझे अपने कैरियर के अंदर ज़िंदगी में मेजॉरिटी ऐसे लोग मिले जिन्होंने सही रास्ता दिखाया, जिन्होंने गाइड किया है, जिन्होंने मदद की है। तो मुझे लगता है कि ये एक पेइंग बैक मेरे अपने ऊपर भी एक ये जिम्मेदारी है कि जैसे लोगों ने मुझे गाइड किया। यूजुअली लोग कहते हैं कि लोग नहीं बताते या राह दिखाने वाले लोग नहीं है, तो या तो मैं खुशकिस्मत था, वालिदैन की दुआ थी, अल्लाह का फजल है कि हमेशा ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमारे ऊपर जो मसाइल थे, जो रास्ते थे, उनको हल करने में मदद की, समझाने की कोशिश की, रास्ते दिखाए। तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा आए तो हम उसको मिस गाइड हरगिज़ ना करें, कंपटीटर कभी ना बने, बल्कि हम लोगों की हेल्प करें। तो मुझे लगता है कि शायद उसका रिवॉर्ड हमें अगर यहाँ नहीं तो अल्लाह कहीं और से, या वो रास्ते जो है वो बनते जाते हैं। अच्छा, चैलेंजेस में आप वो बातें गोल कर गए, आप पे मेरा ख्याल FIR भी तो कटी ना इन कामों की वजह से बहुत ज़्यादा जी। यानी मैंने आपको बताया कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा जो एक यानी जो हमने किया वो ये कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से लोग मारे गए, अटैक हुए। मेरे घर के ऊपर 2013 में मेरे घर को उड़ा दिया। मेरा भाई जो है वो एक मजहबी जमात की कैद में रहा 70 दिन के करीब, और वो 2013 से शायद अब तक मेंटली वो रिकवर नहीं कर सका उस ट्रॉमा को। इसी तरीके से मेरे स्कूल में मेरे बच्चों की किडनैपिंग की कोशिश, मतलब हम एक लिमिटेड अपनी ज़िंदगियों को लिमिटेड किया। बहुत सारे दोस्तों ने हमेशा ये मशवरा दिया कि भाग जाएं, और बहुत सारे मुल्कों की तरफ से पिछले अरसे में
मौका भी मिला कि अगर चाहते तो पाकिस्तान छोड़कर असाइलम ले लेते, किसी और मुल्क चले जाते, कहीं और रहने के लिए चले जाते। लेकिन मुझे लगता है कि हमें भागना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो लोग चाहते हैं कि मैदान खाली छोड़ दिया जाए, यही लोग चाहते हैं कि भागा जाए। और जितनी आपको अपोजिशन मिलती है, जितनी आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है, मुझे लगता है कि वो भी एक तरीके का एवेल्युएशन टूल है कि जो आपको बताता है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितना आपके काम का एक इम्पैक्ट जो है वो है। दूसरा ये कि जब आप लीगल एड देते हैं, जब आप लोगों को पनाह देते हैं, शेल्टर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, वकील मुहैया करते हैं, उनका केस लड़ते हैं, तो फिर बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल लोग, ऐसे लोग जो वो आपको अपना दुश्मन समझना शुरू हो जाते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि भाई ख्वाजा सराओं की क्या मजाल थी, उन्हें तो हम सालों से रेप करते, मारते, कूटते, बाल काटते, अब ये कैसा हो गया कि बाल हाथ लगाते हैं और आधे घंटे बाद गिरफ्तारी हो जाती है, हाथ लगाते हैं और आधे घंटे बाद एक क़यामत मच जाती है और पुलिस एक्शन करती है। और तो ये वाला जो काम है वो यकीनन ये रिस्क है, और ये रिस्क हम सबको मुख्तलिफ जगह पर है। हमारी जो बहुत सारे इदारे हैं जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, आप एग्री करेंगे कि इख्तिलाफ़ राय के लिए जो स्पेस था वो कम हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको अगर आप क्रिटिसाइज़ करते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद आप मुखलिस नहीं हैं, आप इदारों के साथ मुखलिस नहीं हैं, आप किसी और फ़िलासफ़ी के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारी एहतियातें हैं जो आपको अपने काम के सेल्फ सेंसर जो है वो, मैं यही कहता हूँ कि सेल्फ सेंसर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे ख़तरनाक चीज़ आई है वो सेल्फ सेंसर है। कि आपको कोई नहीं कह रहा कि आप ये मत करें, लेकिन आपने तय कर लिया है कि आपको ये कुछ नहीं कहना, क्योंकि इसके नतीजे में हो सकते हैं कुछ ऐसे ग्रुप्स हों, ऐसे लोग हों जो आपको या आपकी फैमिली को उसके नतीजे में नुकसान जो है वो पहुंचा सकें। तो चैलेंजेस तो इस काम के साथ आपको पड़े कि दिस इज़ व्हाट यू बार्गेन फॉर, कि अगर आप इस सेक्टर के अंदर आते हैं तो इसके साथ जो जुड़े मसाइल हैं, मुझे लगता है हम सब में से किसी को किसी न किसी तरह उसका सामना करना पड़ते हैं। ये मैं इसलिए चाह रहा था कि इस पे ज़रूर बात हो कि आमतौर पे NGOs के बारे में लोगों का ये तसव्वुर है, बना हुआ है कि जी बस ये तो अयाशी करते हैं, तो वो साथ ये वाली चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। और अगर आप जेन्युइन काम करते हैं तो आपको इस तरह के मसाइल, क्योंकि आप किसी न किसी के मफादात को हिट कर रहे होते हैं, और जिनके मफादात को ज़िक पहुँचती है वो लोग आपको फिर छोड़ते नहीं हैं, इतना आसान नहीं है। सो ये मुश्किलात अपनी जगह हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सो आखिर पे कोई आप पैगाम देना चाहें कि आगे क्या करना चाहिए NGOs को, या NGOs के प्लेटफॉर्म से हट के भी कोई इंडिविजुअल सोसाइटी में अच्छा करना चाहता है तो वो क्या करें? सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये है कि हम सबसे पहले ख़ुद को बदलने की कोशिश करें। जो चीज़ हमें माशरे में बुरी लगती है, चाहे वो पोल्यूशन है, चाहे वो जुल्म है, चाहे वो कोई भी इशू है, पहले तो हम ये देखें कि हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन ख़ुद कितना है और हम उसको रोकने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो बदलाव के लिए जितने लोग सामने आते हैं वो बड़े लेवल पे लोगों को बदलने, लोग माशरा बदलने निकले हैं, ये नहीं हो सकता जब तक हम खुद को और अपने से जुड़े सर्कल को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अगर मैं अपनी कॉलोनी को साफ नहीं रख सकता तो मैं पूरे शहर को साफ रखने का प्रोजेक्ट कैसे इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकता हूँ। दूसरी बात ये कि NGOs जो हैं, मैं माजरत के साथ अगर बहुत सारे NGOs के साथ इस बात से इख्तिलाफ करेंगे कि हम अपने काम को बहुत जेलसली गार्ड करते हैं और हम अपने से NGOs को साथी समझने के बजाय कंपिटिटर समझते हैं। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे साइलोज में बंद हो गए हैं, तो हमें उसको ख़त्म करना पड़ेगा, इन साइलोज को ख़त्म करना पड़ेगा। और आपको एक नज़र आ रहा है कि एक आपके पास एक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है जिसकी लीगल सिनेरियो चेंज हुआ है। हमें एक अच्छा स्टेट NGO हेल्दी रिलेशन चाहिए, और हमने जब भी उसकी कोशिश की है मुझे लगता है कि हुकूमत ने सुना है, जहाँ तक सुन सकते थे वहाँ तक सुना है, और जितनी डिमांड्स हमने रखी हैं मेजॉरिटी को हुकूमत ने हमेशा तस्लीम किया है, और जहाँ जहाँ पर हमने डायलॉग में उनको इंगेज किया है। तो जो मामलात हैं उनमें बजाय ये कि हम सिर्फ उंगलियां उठाएं
बजाय इसके कि हम गिला करें, हमें रिस्पांस की तरफ आना पड़ेगा, डायलॉग की तरफ आना पड़ेगा, हुकूमत को एंगेज करना पड़ेगा, बार बार एंगेज करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो सुनेंगे। हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं कि हुकूमत ने सुना है, हुकूमत ने वो सारी चीज़ें मानी हैं जिनका मुतालबा सिविल सोसाइटी करती आई है, और वो आसानियाँ फराहम की हैं जो जिनका मुतालबा सिविल सोसाइटी की तरफ से किया गया था। तो एक तो ये कि एक नेशनल, फिर दूसरा ये कि कोऑर्डिनेशन हमारी नेशनल सतह पर कोई नहीं है, कोई एक आवाज़ नहीं है। मैं एक आवाज़ होने के हक में भी नहीं हूँ कि सब लोग एक ही नेटवर्क में हों, सब लोग एक ही जैसा सोचें, लेकिन जब सिविल सोसाइटी के हुकूक की बात हो तो बहुत सारे लोग मिलकर कम से कम एक ही आवाज़ ज़रूर उठाएं। और ये कि हम अपने जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे लोग हैं, उनकी कैपेसिटी के ऊपर तवज्जो दें। और ये सिर्फ हमारे अपने स्टाफ के ही नहीं, जिन लोगों की हम नुमाइंदगी या जिन लोगों के हुकूक की बात कर रहे हैं, हमें उनको इस काबिल बनाना है। ये मेरी सिविल सोसाइटी से गुजारिश है कि उनको कल किसी और की ज़रूरत जो है वो ना पड़े, और वो कम से कम अपने जो हुकूक हैं उनकी बात किसी न किसी फोरम पर अच्छे तरीके से रख सकें। बिल्कुल, यानी हम उन लोगों का हाथ पकड़ कर चलें, लेकिन वो नुक्ता, वो पॉइंट आना चाहिए जहां वो हमारा हाथ छोड़कर खुद चलना, अपना सफ़र जारी रख सकें। बिल्कुल, ये आपका पैगाम था। बहुत उम्दा, बहुत मज़े की और बड़ी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू, आंखें खोल देने वाली, दिमाग रोशन कर देने वाली गुफ्तगू के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हम इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि सब्सक्राइब पे एक क्लिक ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।